प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गणित को सरल बनाने के लिए हम गणित की एक बेसिक श्रृंखला जिसमें मुख्य सूत्र, परिभाषाएं और नियम समझा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने पिछले वीडियो में विभाज्यता के नियम के तहत संख्या 2, 3 और 5 से पूर्ण विभाज्यता का नियम आपने देखा, समझा। आज हम 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाज्यता का नियम देखेंगे। इन नियमों का उपयोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में होता है। तो सबसे पहले हम देखें अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण 2, 3, 5, 7 और 11 आदि। तो ऐसी वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और स्वयं उस संख्या का, इसलिए उसके 2 गुणनखंड होंगे, पहला 1 और दूसरा स्वयं वह संख्या। जैसे 2 है तो 2 में 1 का भाग जाता है और सिर्फ 2 का। 3 देखें तो इसमें 1 का भाग जाता है और 3 का। 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, तो इसलिए उसके 2 गुणनखंड होंगे। तो इन सभी जो अभाज्य संख्याएं इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला 1 और दूसरा वह स्वयं संख्याएं। तो हम अभाज्य गुणनखंड में अगर देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इनके विभाज्यता के नियम आपको समझा रहे हैं। साथ ही अगर हम 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं देखें तो होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये कुल अभाज्य संख्याएं हैं, 100 नहीं होगी, ये 100 तक हैं, इसलिए यहाँ पर तो कुल अब 25 अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 100 तक के बीच। अब देखें इसी के अंतर्गत भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 4, 6, 9, 10 आदि। जैसे हम 9 में देखें किस किस का भाग जाता है, तो 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का। तो इस प्रकार इसके 3 गुणनखंड होंगे, 1, 3 और 9। 10 देखें, 10 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का, यानी 10 के 4 गुणनखंड होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 9 के 3 गुणनखंड हो गए और 10 के 4 गुणनखंड। इसलिए ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और 2 होंगे तो वो क्या हो जाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं। अब हम विभाज्यता के नियम के अंतर्गत संख्या 7 से विभाज्यता का नियम देखें। संख्या के अंतिम अंक का दुगना बाकी की संख्या से घटाइए, जांच कीजिए कि परिणाम 7 से विभाज्य है या नहीं। यदि विभाज्य है तो वह 7 से विभाजित संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण में है 483, अंतिम अंक यानी इकाई है 3, 3 का दुगना कर दीजिए तो 3 गुणे 2 और 48 में से घटा दीजिए। तो 48 ऋण 6 बराबर 42, 42 में 7 का भाग जाता है, अर्थात 7 गुणे 6 हम लिख सकते हैं गुणज के रूप में 7 के। इसलिए 483 जो है वह 7 से पूर्ण विभाजित होगी। अब एक अन्य उदाहरण देखें 1073। तो इसमें अंतिम अंक यानी इकाई है 3, 3 का दुगना 3 गुणे 2 और 107 में से हम 6 घटा देंगे तो आएगा 101। पुनः हम इस प्रक्रिया को दोहराएं तो 1 इसका अंतिम अंक है 101 का, 1 का दुगना 1 गुणे 2 और 10 में से हम 2 को घटा दें तो आएगा 8। अब 8 जो है वह 7 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 8 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 1073 जो है वह 7 से पूर्ण विभाज्य नहीं होगी। तो अभी आपने 7 से विभाज्यता का नियम देखा। अब देखेंगे हम 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 है तो फिर वह संख्या जो है 11 से पूर्ण विभाजित होगी।
तो इस जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम देखें, अर्थात विषम अंकों का योग ऋण सम स्थान के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे हम देखें 2178, तो अगर हम दाहिनी ओर से विषम अंक लें तो 2 और फिर होगा 7, पहला और तीसरा स्थान, तो 2 और 7 का जोड़ होगा 9। सम अंक स्थान के अंक लें तो 1 और 8, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9। अब अंतर देखें, 9 में से 9 को घटा दीजिए। ध्यान रहे इनमें से जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटाना है। अंतर हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। मान लीजिए यहाँ 11 हो और यहाँ 15, तो 15 ऋण 11 करना है। तो आप देखें तो यहाँ 0 आया, नियम के अनुसार आया, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अंतर तो है, इसलिए 2178 जो है वह 11 से पूर्ण विभाजित होगी। परंतु हम 5289 लें यदि और विषम स्थान देखें तो विषम स्थान होगा, जो अंक होंगे विषम स्थान के 5 और 8, 5 और 8 को जोड़ें तो 13। अब सम स्थान के अंक होंगे 2 और 9, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11। अंतर देखें, 13 में 11 घटाएंगे तो 2, यानी हमें यहाँ पर 0 या 11 का गुणज नहीं मिला है। इसलिए निश्चित तौर पर 5289 11 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। एक बार पुनः समझ लीजिए, अंतर में क्या आना चाहिए, 0 या 11 का गुणज, दूसरे शब्दों में 11 का पहाड़ा। जैसे 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, ऐसे आना चाहिए। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से 11 से विभाजिता का नियम समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम 13 से विभाजिता का नियम। कोई संख्या 13 से विभाजित होगी जब किसी संख्या के इकाई के अंक को हम 4 से गुणा कर दें और गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ने पर या तो 0 या 13 का वह गुणज प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम देखें 559, तो इसमें हम देखें इकाई का अंक है 9, 9 में हम 4 का गुणा करें तो 36। अब 55 में 36 को जोड़ दें तो, या 36 में 55 को जोड़ दें तो आया 91। अब 91 जो है 13 से विभाज्य है, क्योंकि 13 का भाग या गुणज जो है 91 को हम लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। तो बड़े आसानी से हम देख सकते हैं कि यह 13 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 559 भी 13 से पूर्ण विभाजित होगी। परंतु हम 317 देखें तो इकाई का अंक है 7, 7 का गुणा करें 4 में तो हुआ 28, 28 में 31 को जोड़ें तो 59। अब 59 जो है 13 से विभाज्य नहीं है, 13 का गुणज 59 नहीं है, 13 के पहाड़ा में 59 नहीं आता है, इसलिए 317 भी 13 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह आज आपने अभाज्य संख्याएं, पहले आपने देखा पहले वीडियो में 2, 3, 5, आज आपने देखा 7, 11 और 13। अब हम अगले वीडियो में कुछ भाज्य संख्याओं के भी विभाज्यता के नियम बताएंगे। तो अगले वीडियो में जल्दी ही हम मिलते हैं। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।